Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती हेतु शिक्षण वीडियो का मॉडल नंबर 5 आज आपके लिए लेकर आया हूं। 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि दोनों लेवल के लिए उपयोगी हैं। एग्ज़ाम आपके 25 अप्रैल को है। नवीन पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे साथियों। टारगेट होना चाहिए कि आप कम से कम 25 क्वेश्चन यहाँ पर सही करो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर कुसुम शब्द के अर्थोद्योतन के लिए उपयुक्त प्रविधि रहेगी। वाक्य प्रयोग, चित्र प्रदर्शन, वस्तु प्रदर्शन और पर्यायी कथन। तो साथियों, प्रश्न 1 का राइट आंसर बताइए। प्रश्न 1 में राइट आंसर रहेगा चित्र प्रदर्शन। भाई, कुसुम का मतलब क्या होता है? फूल। तो वहाँ पर आपके विद्यालयों में जो फूल है उनका चित्र सभी जगह पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप फूल ही लेकर आ जाओ। जब वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है चित्रों के रूप में, तो फिर वस्तु प्रदर्शन की जगह आपका राइट आंसर चित्र प्रदर्शन रहेगा। क्योंकि मित्रों, फूल तो आप लेकर आ जाओगे लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है, तो फिर उनको लेकर कैसे आओगे साथियों। दूसरा विकल्प आपका यहाँ सही है। एक विशेष सूचना देना चाहूँगा कि राजस्थान कक्षा 10 की, आरबीएससी की कक्षा 10 की राजस्थान जीके की मैंने एक टेस्ट सीरीज डाल दी है। कक्षा 10 की इस राजस्थान जीके वाली जो पुस्तक है, सारे के सारे प्रश्न एक ही वीडियो में मैंने डाले हैं। तो लेवल 1 के लिए उपयोगी भी है और लेवल 2 वालों के लिए भी वो उपयोगी है साथियों। और साथ में ही जो डॉक्टर वंदना जादौन जी है, जो साइकोलॉजी पढ़ाती है, अच्छी खासी साइकोलॉजी वो पढ़ाते हैं। अब उनकी जो बुक है साथियों, तो मुझे लगा कि यार इस बुक में अच्छे प्रश्न हैं। तो वो प्रश्न 100 प्रश्न मैंने बाल विकास के डाले हैं वंदना जादौन की बुक से। तो उनको आप देख सकते हो साथियों अभ्यास के रूप में कि बाल विकास में आपका नॉलेज कितना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, पीडीएफ चाहिए। मैं आज पीडीएफ कम से कम 7-8 पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसमें आंसर भी साथ रहेगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रारंभ में कक्षा के बालक बालिकाओं के लिए किसकी नितांत आवश्यकता है? विद्यालय शिक्षा की, मौन वाचन की, सस्वर वाचन की और अध्यापक के दंड की। तो साथियों, मौन वाचन की प्रारंभ में तो आवश्यकता हो नहीं सकती, अध्यापक के दंड की भी नहीं होगी। अब विद्यालय शिक्षा और सस्वर वाचन, तो ज़्यादा ज़रूरत होती है सस्वर वाचन, मतलब स्वर के साथ किया गया वाचन ही क्या कहलाता है? सस्वर वाचन। इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है आरंभ में। दूसरे प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, बालक वार्तालाप में निपुण कैसे हो सकता है? अधिक शब्द सीखकर, अच्छी पुस्तकें पढ़कर, लिखित अभ्यास से और बोलचाल के अभ्यास से। तो साथियों, वार्तालाप में निपुण करना है तो लिखित से तो होगा नहीं। किताबें पढ़ने से ही वार्तालाप में निपुण नहीं होते हैं। शब्द भी सीखना जरूरी है, लेकिन जब तक बोलचाल का आप अभ्यास नहीं करोगे, आप वार्तालाप में निपुण नहीं हो सकते। तो चौथा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न 3 में बहुत शानदार आपके जवाब। आशा है आपको प्रश्नों को समझने में कठिनाई नहीं आ रही होगी, क्योंकि आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप जल्दी समझने लग गए। प्रश्न नंबर 4 है, वर्ण की बनावट में सरल से कठिन सिद्धांत को अपनाने वाली विधि है? मॉन्टेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, जेकार्ट विधि और रूपरेखा अनुकरण विधि। चारों ही विधियां मैंने आपको पढ़ा रखी है मित्रों। तो जो वर्ण की बनावट है वो सरल से कठिन की ओर होती है, ये सिद्धांत का पालन करने वाली विधि। देखिए, रूपरेखा अनुकरण विधि में तो क्या कोई भी शब्द बना दिया जाता है और उस पर अनुकरण करते हैं, तो फिर ये तो सरल से कठिन होगा नहीं। पेस्टोलॉजी विधि भी सही नहीं है, जेकार्ट में स्वयं संशोधन किया जाता है, बल्कि इसमें मॉन्टेसरी विधि सही रहेगा साथियों। बाल केंद्रित विधि है। प्रश्न 4 में पहला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5 है, लिखित कार्य की त्रुटियों का प्रकार होता है कि जब हम लिखित कार्य करते हैं तो उसमें किस किस प्रकार की त्रुटियां हो जाती है? मात्राएं एवं वर्ण संबंधी अशुद्धियां हो जाती है, व्याकरण के नियमों संबंधी दोष हो जाते हैं, विराम चिन्ह का गलत प्रयोग कर लेते हैं और उपयुक्त सभी। तो साथियों, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 5 में कौन सा आंसर सही रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल चौथा ही विकल्प सही है। ये सभी गलतियां हम लिखित कार्य की त्रुटियों में कर देते हैं।
जब लिखित कार्य करते हैं तो ये त्रुटियां हम सभी, ये जितनी भी त्रुटियां दे रखी है ये हम अक्सर कर देते हैं साथियों, इसलिए चौथा विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। छठा क्वेश्चन है, मौन वाचन कहाँ नहीं किया जा सकता है? पुस्तकालय में, वाचनालय में, विद्यालय में और अभिनंदन सभा में। तो कहाँ आप मौन वाचन नहीं कर सकते? देखो, बेशक आप पुस्तकालय में मौन वाचन ही करते हो, विद्यालय में भी मौन वाचन कर सकते हो, वाचनालय में भी कर सकते हो, लेकिन अभिनंदन सभा, अभिनंदन करोगे तो मौन रहकर अभिनंदन करोगे क्या? बोलकर करोगे ना। इसलिए साथियों ये गलत है और आपका यही आंसर सही रहेगा प्रश्न 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? पूर्ति परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा, बहुविकल्पीय परीक्षा और उक्त तीनों से। तो देखिए, मौन वाचन का मूल्यांकन कि मौन वाचन किया मतलब मन ही मन में पढ़ा किसी चीज़ को, तो पूर्ति परीक्षा से भी आप उसका मूल्यांकन कर सकते हो, सत्य असत्य परीक्षा के द्वारा भी उसका मूल्यांकन कर सकते हो, बहुविकल्पीय परीक्षा से भी कर सकते हो, मतलब उक्त तीनों से आप मौन वाचन का मूल्यांकन कर सकते हो। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों, प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 दोनों लेवल के लिए उपयोगी है, मैं एक बार और बता दूं ये टेस्ट। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया, किसके द्वारा? सीसीई पर प्रभावी जोर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, मुदालियार आयोग की सिफारिशों में और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सीसीई पर प्रभावी जोर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा नीति 1986 में दिया गया। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई थी, लेकिन प्रभावी जोर 1986 ने दिया था। इसलिए विकल्प 1 सही है साथियों, प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि, मतलब सामाजिक पर्यावरण अध्ययन जो सब्जेक्ट है इसका मूल्यांकन कर रहे हो या अन्य कोई सब्जेक्ट का मूल्यांकन कर रहे हो, तो फिर निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका मुख्य कारण क्या है? छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं कराना पड़ता है, ये कारण है। छात्रों को कम प्रश्न करने पड़ते हैं, क्या ये कारण है? छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिलता है, क्या ये कारण है? या छात्रों को नकल करने का कम अवसर मिलता है, या ये कारण है? साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 9 में। जी हाँ, बिल्कुल आपका आंसर सही है साथियों, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिलता है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न दोगे तो निबंधात्मक प्रश्न का एग्जैक्टली आंसर नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा रट्टा मार के लिख दिया, उसमें खुद के विचार भी शामिल होते हैं साथियों दिए गए प्रकरण में। तो तीसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न 10, चौक बोर्ड के उपयोग हेतु असत्य कथन है। चौक बोर्ड एक समान लिखना चाहिए, चौक बोर्ड पर सीधी पंक्ति में लिखना चाहिए, चौक बोर्ड को साफ करने हेतु कपड़े का प्रयोग करना चाहिए और चौक बोर्ड पर दाएं कोने से लिखना प्रारंभ करना चाहिए। तो कौन सा कथन असत्य लग रहा है आपको चौक बोर्ड के संबंध में? मित्रों बिल्कुल एक समान भी लिखना चाहिए, सीधी पंक्ति में भी लिखना चाहिए, साफ करने हेतु कपड़े का भी प्रयोग करना चाहिए, लेकिन दाएं कोने से लिखना आरंभ नहीं होता है, बाएं कोने से लिखना आरंभ होता है। इसलिए यहाँ चौथा विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। 10वें प्रश्न में चौथा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। मित्रों 11वां क्वेश्चन है, चित्रों के चयन का आधार होना चाहिए चित्रगत वस्तुओं का आकार, चित्रगत वस्तुओं के रंग, यथार्थ वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण करने वाला चित्र और उपरोक्त सभी। तो चित्रों के चयन का आधार क्या होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल चौथा विकल्प सही है साथियों। चित्रगत वस्तुओं का आकार भी देखो, रंग भी देखो, उनके प्रस्तुतिकरण करने वाला चित्र भी देखो, यथार्थ वस्तुओं का, तो ये सभी चीज़ें चित्रों के चयन का आधार होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत को बचाना, मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना और 1 व 2 दोनों। बिल्कुल चौथा विकल्प सही है साथियों यहाँ पर आपका, कि भाई सांस्कृतिक विरासत भी बचे और मानसिक विकास भी हो छात्रों का, इसलिए कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ा गया था मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13वां क्वेश्चन आपके आता है, किस प्रकार के मूल्यांकन में
सभी कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन में, योगात्मक मूल्यांकन में, निदानात्मक मूल्यांकन में और इनमें से कोई नहीं। तो वो मूल्यांकन का प्रकार बताइए जिसमें सभी कुशलताओं का संपूर्ण मूल्यांकन। तो निदान में तो होगा नहीं, निर्माणात्मक या रचनात्मक में भी नहीं होगा, इसमें तो विशिष्ट कुशलताओं का मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन सभी की बात करें तो फिर वो योगात्मक में आ जाता है मित्रों। इसलिए यहाँ पर आपका जो सेकंड विकल्प है वो ही सही आंसर रहेगा प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न नंबर 14 है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। विकल्प को देखिएगा और प्रश्न क्या है, मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो साथियों यहाँ पर आपके विकल्प है पहला CCE, निर्माणात्मक, योगात्मक और मानक। तो बिल्कुल CCE भी होता है, निर्माणात्मक भी होता है, योगात्मक भी होता है, लेकिन मानक ये तो मूल्यांकन की विशेषता है, ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। चौथा विकल्प आपका यहाँ सही है साथियों प्रश्न 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, गंभीर वाचन तथा द्रुत वाचन यह दोनों किसके भेद है? सस्वर वाचन के, आदर्श वाचन के, मौन वाचन के और अनुकरण वाचन के। गंभीर वाचन और द्रुत, द्रुत का मतलब होता है तीव्र गति से पढ़ना, गंभीर मतलब गहन। तो साथियों ये किसके भेद है? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर मित्रों, प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर है ये दोनों मौन वाचन के भेद है, क्योंकि मौन वाचन में ही गंभीर वाचन होता है और मौन में ही द्रुत वाचन होता है। इसलिए तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 15 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, पठना आरंभ में कौन सी क्रिया पहले करनी चाहिए? मतलब पठना आरंभ, पठन का आरंभ करने में सबसे पहले कौन सी क्रिया करोगे साथियों? चित्र विश्लेषण, शब्द विश्लेषण, ध्वनि विश्लेषण, अर्थ विश्लेषण। मित्रों यहां देखिए अर्थ विश्लेषण तो सबसे बाद में किया जाएगा, फिर शब्द विश्लेषण भी बाद में ही आता है, ध्वनि विश्लेषण भी बाद में आती है, सबसे पहला आता है चित्र विश्लेषण। क्योंकि पठन का आरंभ करना बच्चों को सिखा रहे हो तो सबसे पहले चित्रों पर आधारित आप चीज़ें सिखाओगे, फिर ध्वनियों का ज्ञान दोगे, फिर शब्दों का और फिर लास्ट में अर्थ उसका बताओगे। तो विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 है मित्रों, सभी अध्यापक, प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है, निम्न में से किस विधि का उपयोग सफलतापूर्वक नहीं कर सकते? केवल कुछ ही कर सकते हैं। विकल्प 1 व्याख्या प्रणाली, रंगमंच अभिनय प्रणाली, आदर्श नाट्य पाठ प्रणाली और उक्त में से कोई नहीं। बेशक प्रथम विकल्प सही है साथियों, व्याख्या प्रणाली। व्याख्या प्रणाली का उपयोग सभी अध्यापक सफलतापूर्वक नहीं कर सकते, क्योंकि सभी की अपने बोलने की अपनी अपनी शैली होती है। 5 व्यक्ति से आप किसी एक चीज़ को समझोगे, पांचों अलग अलग तरीके से समझाएंगे और कोई ऐसा 5 में से कोई ऐसा लग सकता है आपको कि वाह समझाया तो उसने था यार। क्यों? क्योंकि ये उसकी शैली ऐसी है, ये व्याख्या प्रणाली। तो प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 के बाद डायरेक्ट 20, सॉरी थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ पर छूट गए हैं, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। प्रयोग प्रणाली किस शिक्षण की विधि है? नाटक शिक्षण की, पद्य शिक्षण की, गद्य शिक्षण की, सॉरी पद्य शिक्षण की और रचना शिक्षण की। तो साथियों प्रयोग प्रणाली आपको बताना है ये किस शिक्षण की है। तो प्रयोग किस में किया जाता है? नाटक में किया जाता है प्रयोग, तो इसलिए प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा साथियों प्रश्न 20 में। भाई नाटक गद्य के अंतर्गत आता है वो अलग चीज़ है, लेकिन गद्य में तो कई सारी चीज़ें आती है, इसलिए यहाँ प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 है मित्रों, व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए? बालक के स्कूल आने पर, वाचन पर अधिकार होने पर, लेखन पर अधिकार होने पर और भाषा पर अधिकार होने पर। तो आप व्याकरण की शिक्षा बच्चों को कब दोगे? मित्रों स्कूल आते ही आप व्याकरण नहीं पढ़ा सकते, लेखन वाचन इनका भी नहीं, बल्कि बच्चा जब भाषा पर अधिकार कर लेता है तब व्याकरण की शिक्षा का आरंभ करवाना चाहिए।
विकल्प चौथा सही है साथियों प्रश्न 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। शब्दकोश का उपयोग करोगे, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाओगे, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करोगे और उक्त सभी। तो साथियों बिल्कुल अगर शिक्षक नए और अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे भी शब्द भंडार बढ़ेगा। स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाओगे तो भी शब्द भंडार बढ़ेगा। शब्दकोश का उपयोग करोगे तो भी शब्द भंडार में वृद्धि होगी। मतलब उक्त सभी वाला विकल्प यहाँ सही है प्रश्न 22 में चौथा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 है, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेचेंट की, स्मिथ है, ये स्थिम नहीं है, स्मिथ की, ब्रायन की और पिंटर की। तो मित्रों ये क्वेश्चन आ चुका है रीड 2016 लेवल 2 के पेपर में, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। साइलेंट रीडिंग ब्रायन की रचना है। किसकी रचना है? ब्रायन की। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह निरंतर चलता है, यह तत्काल किया जाता है, यह निदानात्मक कार्य के पश्चात ही संभव होता है और उपरोक्त सभी। तो मित्रों उपचारात्मक शिक्षण जिसमें छात्रों की जो त्रुटियां होती है, कमियां होती है, उनको दूर किया जाता है, कमजोरियों को पहचानेंगे निदान में। तो देखिए ये बिल्कुल निरंतर भी चलता है, तत्काल किया जाता है, निदान कार्य के पश्चात भी किया जाता है। तो उपरोक्त सभी वाला विकल्प यहाँ सही है प्रश्न 24 में। तत्काल किया जाता का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि हाँ करेंगे करेंगे इंतजार करेंगे कि 2 महीने बाद, वो बात है यहाँ पर। इसलिए यहाँ चौथा विकल्प सही है प्रश्न 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, गणित शिक्षण में अध्यापक को सदा किस सूत्र का उपयोग करना चाहिए? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सरल से कठिन की ओर और उपरोक्त सभी। तो मित्रों गणित शिक्षण में अध्यापक को बिल्कुल ज्ञात से अज्ञात की ओर भी पढ़ाना चाहिए। गणित क्या कोई सा भी शिक्षण हो, सूक्ष्म से स्थूल की ओर भी पढ़ाना चाहिए, सरल से कठिन की ओर भी पढ़ाना चाहिए, अर्थात विकल्प नंबर 4 सही है 25 में। बिल्कुल साथियों प्रश्न 26 की ओर बढ़ेंगे। गणित में पहचानना कौशल किसके लिए उपयोगी है? किसी चीज़ को आप पहचान लेते हो तो ये कौन से कौशल के लिए उपयोगी है? ताकि आप निरीक्षण कर सको, ताकि आप चित्र बना सको, ताकि आप वर्गीकरण कर सको, ताकि संग्रह कर सको। कौन सा विकल्प सही है? मित्रों तीसरा विकल्प इसका सही है, क्योंकि पहचानना कौशल अगर आपके अंदर विकसित हो जाता है तो फिर आप वस्तुओं के मध्य वर्गीकरण भी आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आप उस चीज़ को पहचानते हो। तो मित्रों इसलिए तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही है 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षा का आरंभ होता है संख्या बोध से, प्रमेय बीज से, भिन्न बोध से और संक्रिया बोध से। जी हाँ, अगर आपने प्रथम विकल्प बताया है तो गलत है, दूसरा बताया है या तीसरा बताया तो गलत है। राइट आंसर रहेगा चौथा विकल्प। क्यों? मैं बताता हूँ एक उदाहरण कि बच्चों को आप आते ही संख्या नहीं सिखाओगे, एक बार संक्रिया करना सिखाओगे। संक्रिया जब वो संक्रिया मतलब क्रिया करके सीखना एक तरह से। जब वो क्रिया करने लग जाते हैं तो उनसे कहोगे कि ये बेटा एक गेंद ले, एक पेन ले, एक ये ले, एक ये है, दोनों आपस में इनको खेलिए। तो इस प्रकार से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो पहले आप क्रिया बोध कराओगे, क्रिया के साथ साथ में बच्चा संख्या बोध भी करना सीख जाएगा। तो यहाँ चौथा विकल्प सही है। हालांकि बुक में प्रथम नहीं दे रखा था, इसलिए मैंने प्रथम बताया भी नहीं, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके जा सकते हो, क्योंकि जब 5-10 हज़ार एक साथ माइंड काम करते हैं तो हो सकता है कि कुछ हो। लेकिन मेरे अनुसार चौथा विकल्प सही रहेगा 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, गणित विषय का अस्थायी अधिगम होता है आगमन विधि में, विश्लेषण विधि में, निगमन विधि में और संश्लेषण विधि में। अस्थायी अधिगम तो भाई इसमें देखना है, ये जो निगमन विधि है ये अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है साथियों। अब यहाँ पर क्या सूत्रों को रटा जाता है, इसलिए इसमें यह माना जाता है कि इससे जो अधिगम होता है वो अस्थायी अधिगम है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, आपके 29वां क्वेश्चन है मित्रों। उस मूल्यांकन को अच्छा माना जाता है जिसमें प्रश्न अधिक हो, जिसमें
प्रश्न लघुत्तरात्मक हो, जिसमें प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो और जिसमें सत्य सत्य के रूप में हो। तो साथियों यहाँ पर 29 प्रश्न में अधिक हो ये तो गलत हो गया, लघु उत्तरात्मक भी नहीं होना चाहिए। अब दो चीज़ें हैं, वस्तुनिष्ठ और सत्य सत्य। तो साथियों देखिए सत्य सत्य भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत ही आ जाते हैं, ये भी इसका एक प्रकार है। तो यहाँ तीसरा विकल्प भी सही है और चौथा विकल्प भी सही है 29 में। अब देखिए अंतिम और तीसरा क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले और हो सके तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन और कमेंट करके जाइएगा मित्रों। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? वस्तुनिष्ठता के कारण, विभेदकारिता के कारण, विश्वसनीयता के कारण और वैधता के कारण। तो वो कौन सा गुण है जिसके कारण परीक्षा में शुद्धता बनी रहती है? प्रश्न नंबर 30 राइट आंसर। मित्रों राइट आंसर आपका रहेगा वस्तुनिष्ठता के कारण। ये सबसे बेटर विकल्प है। क्यों? क्योंकि वस्तुनिष्ठ अगर प्रश्न है तो वो वैध भी रहेंगे, वो विश्वसनीय भी रहेंगे और वो विभेदकारी भी रहेंगे। तो साथियों विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 30 में। तो आज के 3 टेस्ट पूरे हो चुके हैं। डॉक्टर वंदना जादौन जो मैम है उनके 100 प्रश्नों का टेस्ट डाल चुका हूँ, बाल विकास उनकी पुस्तक का। साथ में है कक्षा 10 की RBSC की जो बुक है वो प्रश्न में डाल चुका हूँ। और तीसरा ये शिक्षण वीडियो का टेस्ट नंबर 5 भी आ चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। PDF के लिए तैयार रहिएगा। 8-10 PDF आज मैं डालूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। नहीं जुड़े हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए स्टडी विद PN लोधा टेलीग्राम चैनल को साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।